हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण। उसी कड़ी में अब आगे देखते हैं कि कुछ एल्केन अणुओं को इस प्रकार से आबंध रेखा सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजनों को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो उनके आईयूपीएसी नाम किस तरह से लिखें? अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो हम उनके कार्बन और हाइड्रोजन लिख लेते हैं, इतना ही है। फिर उसको एक सामान्य अणु की तरह लिखकर उसका आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे 4-5 अणुओं की, तो फिर हम बिना कार्बन हाइड्रोजन देखे भी उनका आसानी से नाम कर सकते हैं। अब ये इसको देखिए, इसको कह रहे हैं हेप्टेन। हेप्टेन क्यों कहा है? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? हमने कहा कि जो सिरा है उस पर कार्बन होता है, कोना होता है उस पर कार्बन होता है, और कार्बन से कौन जुड़े रहेंगे? हाइड्रोजन। जितनी संयोजकता कम होगी उतने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। ये सिर्फ बंधों को दर्शाया गया है। देखिए इस तरह से है, यहाँ कार्बन है, कार्बन लिख लीजिए, कोने पर कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन लिख लिया, नीचे वाला कार्बन लिख लिया। इस तरह से सभी कार्बनों को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, इसको 2 ही देने पड़ेंगे क्योंकि 2 तो ये बंध बना रहा है, ये भी 2 बंध बना रहा है, ये भी CH2 है, कोने पर CH2 होता है और ये CH3 है। तो ये एक श्रृंखला हो गई। इसको आप चाहे तो सीधी श्रृंखला बना सकते हो इस तरह से, CH3 से आगे CH2 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 CH3। तो कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, यानी कि प्रतिस्थापी नहीं है। 7 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, एल्केन है, इसलिए 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट, और प्राथमिक अनुलग्न है एन, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। ठीक है, तो ये आबंध रेखा सूत्र दे रखा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी 7 कार्बन है और चौथे कार्बन पर इस तरह की एक लाइन और लिखी हुई है। ठीक है, चौथे कार्बन पे इस तरह की लाइन खींची हुई है। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो चौथा कार्बन है, 1 2 3 4, इस चौथे कार्बन से ऊपर भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन को क्या लिखेंगे? CH3 लिखेंगे। अब एक कार्बन लिखा है तो उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि इसकी 3 संयोजकता खाली है। एक तो इस बंध ये बंध दर्शा रखा है, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन की जगह अब एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि एक संयोजकता इसकी इस कार्बन ने पूरी कर रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी होगी मुख्य श्रृंखला, और ये जो चौथा कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन की जगह ऊपर क्या है? CH3 है। तो एक रेखा का मतलब होता है CH3, और वो रेखा अगर इस तरह से टूट गई है तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो है CH2 और आगे क्या है? CH3, यानी कि ये क्या है? एथिल है। समझ गए? तो प्रतिस्थापी के रूप में एक रेखा का मतलब होता है CH3, और इस तरह से रेखा खींच देते हैं तो वो क्या हो जाएगी? एथिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है 4 कार्बन पर क्या है? मेथिल है, और 7 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है हेप्टेन, 4 मेथिल हेप्टेन। ये देखिए, अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम पहले इसके कार्बन और हाइड्रोजन लिख लेते हैं, फिर इसका नाम करते हैं। वैसे तो इसमें नंबरिंग मैंने कर रखी है, लेकिन अगर नहीं समझ में आती है तो पहले इसकी कार्बन और हाइड्रोजनों को दर्शा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कार्बन है, फिर इस कोने पर कार्बन है, फिर यहाँ बीच में कार्बन है, इस कोने पर कार्बन है और नीचे कार्बन है। अब इससे ऊपर जा रही है एक लाइन, यानी कि यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। ऐसे ही इस तरह से ये सभी कार्बन लिख लिए। अब जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो हाइड्रोजन दे देते हैं। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको 2 की ज़रूरत है, इसको 1 भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके चारों बंध बने हुए हैं। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को 3 चाहिए, इस कार्बन को भी 2 ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको 3 चाहिए, इसको 2 और इसको 3। अब ये संरचना बन गई है। अब इसमें से हमें देखनी है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, क्योंकि वही हमारा नियम है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, फिर नंबरिंग करो और फिर नाम लिखो। तो इसमें जब हम देखते हैं तो सभी कार्बन श्रृंखलाएं समान लंबाई की हैं, 5 कार्बन की हैं, और सभी एक जैसी ही हैं। सभी में प्रतिस्थापियों की संख्या भी
समान होती है, तो हम इसमें किसी भी कार्बन श्रृंखला का चयन कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, सबका एक ही तरह का नाम होगा। ठीक है ना। तो मैंने ये कार्बन श्रृंखला यहाँ पर इसको चुनाव किया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से करके देखना सभी तरह की कार्बन श्रृंखलाएं और फिर उनके नाम लिख कर देखना, एक ही जैसा नाम आएगा तो आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैंने इस श्रृंखला का चुनाव किया है। इसकी 2 सिरे हैं, एक ये है और एक ये है। चाहे इस सिरे से नंबरिंग करो चाहे इस सिरे से नंबरिंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जैसी परिस्थितियां दोनों ही सिरों के लिए होती हैं। मैंने नंबरिंग कर दी। तीसरा जो कार्बन है इससे एक ये समूह जुड़ा हुआ है CH2CH3, इसको बोलते हैं एथिल समूह, और एक ऐसा ही समूह ऊपर जुड़ा हुआ है, इसको भी एथिल समूह बोलते हैं। यानी कि तीसरे कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी हैं, क्योंकि इनको नंबर नहीं मिले इसलिए ये प्रतिस्थापी हैं। नंबरिंग हो गई है, अब नाम लिखना है। तीसरे कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी हैं इसलिए डाईएथिल, दोनों को नंबर अलग अलग मिलेंगे चाहे एक ही नंबर पे हैं। 3,3 डाईएथिल, और मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन की है इसलिए पेंटेन। ठीक है ना। इस तरह से हम आबंध रेखा सूत्रों को नाम के द्वारा इस प्रकार दर्शाते हैं। किसी में कन्फ्यूजन हो तो उसकी संरचना हम बना लेते हैं। चक्रीय एल्केनों का IUPAC नाम जब लिखते हैं तो वर्ड रूट जो होता है हमारा, उसके आगे साइक्लो लगाना होता है, इतना ही काम करना है बस। साइक्लो लगाकर हम उसका आसानी से नाम कर सकते हैं। अब देखना है कितने कार्बन का चक्र है, 4 कार्बन का चक्र है। तो जो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, उसके आगे साइक्लो लगा दिया, साइक्लोब्यूट एन, तो क्या नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटेन है। अब यहाँ पर जो चक्र है उससे बाहर पार्श्व श्रृंखलाएं निकली हुई हैं जिन्हें हम प्रतिस्थापी कहेंगे, एल्किल प्रतिस्थापी कहेंगे। तो फिर हमें इस चक्र की नंबरिंग करनी होगी। देखिए नंबरिंग में यहाँ विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान में रखनी है। यहाँ 2 प्रतिस्थापी हैं, तो चक्र में 2 प्रतिस्थापी उपस्थित हैं, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रतिस्थापी के नाम का पहला अक्षर ABCD के अनुसार पहले आता है, उससे नंबरिंग शुरू करेंगे। तो एक तो ये प्रतिस्थापी, मैंने कहा था इस तरह की जब संरचना होती है तो वो एथिल प्रतिस्थापी है। तो एक कार्बन ये है, ये CH2 है, ये CH3 है, तो ये एथिल है, और एक लाइन खिंची हुई है तो वो मेथिल है। तो एथिल का ई पहले आता है, तो एथिल से नंबरिंग शुरू करी है और फिर दूसरे प्रतिस्थापी की ओर चलते हैं, उस छोटे रास्ते से जिस रास्ते से दूसरे प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अब 1 नंबर तो इस कार्बन को दे दिया चक्र के, अगर हम दूसरा नंबर इस कार्बन को देंगे तो इस प्रतिस्थापी तक पहुंचते पहुंचते कितने कार्बन हो जाएंगे, एक तो ये है 2 3 4 5, यानी कि ये 5वें कार्बन पर दिखाना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलें तो ये इस प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। इसीलिए जो नंबरिंग होती है हमारी इस तरह से होती है। जब 2 प्रतिस्थापी होते हैं तो नंबरिंग इस तरह से की जाएगी कि प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर मिले, वही तरीका है। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं, नाम ABCD के अनुसार ही लिखा जाता है। पहले उस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे जिसका नाम ABCD के अनुसार पहले आता है, तो एथिल का नाम पहले 1 एथिल, फिर 3 मेथिल, साइक्लो लगाएंगे वर्ड रूट से पहले, हेक्स से पहले साइक्लो लगाया तो साइक्लो हेक्स एन। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा अलग है, इसमें 3 प्रतिस्थापी हैं, एक तो ये एथिल है और एक इस कार्बन पे 2 मेथिल प्रतिस्थापी हैं। इसको आप एथिल मत समझ लेना, ठीक है ना। ये लाइन भी इसी कार्बन से निकल रही है और ये दूसरी लाइन भी इसी कार्बन से निकल रही है। इसका मतलब इस एक कार्बन से 2 लाइन निकल रही हैं, इसका मतलब इस कार्बन से 2 मेथिल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर 3 प्रतिस्थापी इस चक्रीय 6 कार्बन की चक्रीय श्रृंखला से इस चक्र से 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो फिर हमें नाम नहीं देखना है, फिर हमें ये देखना है कि प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर किस तरह से मिले। अगर हम 1 नंबर इसको दे देंगे
तो जो प्रतिस्थापियों के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3, इसको मिलेगा 3 नंबर, यानी कि इन दोनों प्रतिस्थापियों को 3 3 नंबर मिलेंगे। तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो क्या होगी, 1 3 3, ये तीनों प्रतिस्थापियों के नंबर हैं। और अगर हम इन दोनों प्रतिस्थापियों के लिए इस कार्बन को 1 नंबर दे देते हैं तो हम इससे फिर नीचे आएंगे। तो नंबरिंग क्या होगी, 2 प्रतिस्थापियों को 1 नंबर मिला है और तीसरे को 3 नंबर मिला है। तो जो लोकेंट होते हैं नंबरों के, वो कम से कम मिलने चाहिए। इनको बोलते हैं प्रतिस्थापियों के नंबरों को जब हम क्रम से लिख लेते हैं तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापियों का लोकेंट नंबर, लोकेशन नंबर। ठीक है, लोकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि वो कम नंबरों की हो। तो नीचे वाली जो लोकेंट नंबर है, जो लोकेंट है वो कम नंबरों का है, इसीलिए यही सही है। तो नंबरिंग अब यहाँ से ना होकर ऊपर से होगी और छोटे रास्ते से आएंगे। इसमें भी प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर देने का हमारा इरादा है, इसीलिए नंबरिंग चक्रीय श्रृंखला में इस तरह से की जाती है। अगर ये अचक्रीय श्रृंखला होती तो फिर हम पहले नाम देखते, फिर तीसरे प्रतिस्थापी को देखते, लेकिन ये चक्रीय श्रृंखला में हमें ये देखना है कि जो लोकेंट नंबर हैं वो कम से कम हो। लेकिन नाम लिखते समय ABCD देखी जाती है, तो इसलिए एथिल का नाम पहले आता है। 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब ये तीनों ही अलग अलग प्रतिस्थापी हैं इसमें, तो नंबरिंग इस तरह से करें कि सभी प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर मिले। तो BR से शुरू करेंगे नंबरिंग, क्योंकि इससे नंबरिंग शुरू करते हैं तो फिर इसके बाद इसके पास जाएंगे, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 और इसको 4 मिल जाएगा। तो ये सबसे सही तरीका है नंबरिंग का। अगर हमने CL से शुरू कर दी नंबरिंग तो CL के बाद हमें BR पे आना होगा, 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिल गया, लेकिन जब इसके पास आएंगे तो इसको कौन सा मिलेगा, 3 4 5 नंबर मिलेगा, और इस रास्ते से इसको 4 नंबर मिल रहा था। तो ये बिल्कुल सही नंबरिंग तभी मानी जाएगी जब BR से शुरू करें। अगर CS3 से शुरू करी तो इसको 1 नंबर मिलेगा, फिर इसको 3 नंबर मिलेंगे, तो यही गलत हो गया। दूसरे प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिल रहा है, जबकि इससे तो कर रहे थे तब कम से कम इसको तो 2 नंबर मिल रहा था, तो इससे तो कभी नहीं होगी। तो सही तरीका ये है कि जब BR से करें और BR से करने के बाद इस तरह से अगला नंबर दिया जाए कि उस प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, तो ही सही नंबरिंग मानी जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है जब 1 से 2 से ज़्यादा प्रतिस्थापी होते हैं चक्रीय श्रृंखला में। तो नाम जब लिखते हैं ABCD के अनुसार लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें अचक्रीय श्रृंखला भी होती है और चक्रीय श्रृंखला भी होती है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो पार्श्व श्रृंखला उस चक्रीय श्रृंखला से ज़्यादा कार्बन रखती है, तो अचक्रीय श्रृंखला जो होगी वो हमारी मुख्य श्रृंखला हो जाएगी और चक्रीय श्रृंखला कहलाएगी प्रतिस्थापी। तो ये देखिए 3 कार्बन की चक्रीय श्रृंखला को क्या बोलते हैं, जब ये प्रतिस्थापी नहीं था साइक्लोप्रोपेन था, और अगर ये प्रतिस्थापी हो गया तो साइक्लोप्रोपिल कहलाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपिल। अब ये प्रतिस्थापी है, पहले ही कार्बन पे आ रहा है, तो 1 साइक्लोप्रोपिल, और मुख्य श्रृंखला अब ये होगी 4 कार्बन की, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्यूटेन बोल रहे हैं। लेकिन जब पार्श्व श्रृंखला कम कार्बन की है तो फिर यही प्रतिस्थापी होगी, क्योंकि चक्रीय श्रृंखला बड़ी है, ज़्यादा कार्बन की है। तो अब ये प्रतिस्थापी हो गया है, ये हो गया प्रोपिल। अब 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, इसको 1 ही मिलना है क्योंकि इसी से नंबरिंग होगी। 1 प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है कि ये पार्श्व श्रृंखला लंबी होगी तो ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। और जब दोनों ही समान हो, पार्श्व श्रृंखला भी 4 कार्बन की है और चक्रीय श्रृंखला भी 4 कार्बन की है, तो हम दोनों तरीके से नाम कर सकते हैं, यानी कि इसको प्रतिस्थापी मान सकते हैं या फिर इसको मान सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं। 1 साइक्लोब्यूटिल ब्यूटेन बोल दो या 1 ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन बोल दो, दोनों ही नाम सही हैं। 2
चक्रीय श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं एक बंध के द्वारा, तो एक को मान लेंगे प्रतिस्थापी और दूसरे को मान लेंगे मुख्य श्रृंखला। प्रतिस्थापी का नाम जैसे करते हैं इल लगाकर वैसे ही किया जाएगा। ये साइक्लोब्यूटिल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि दोनों ही समान कार्बन की हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो छोटी होगी वो प्रतिस्थापी होगी, जो बड़ी होगी वो मुख्य मानी जाएगी। यहाँ तो ये दोनों समान थी तो किसी एक को प्रतिस्थापी मान लिया, दूसरी को मुख्य श्रृंखला मान लिया, लेकिन यहाँ जो छोटी होगी वो प्रतिस्थापी होगी। छोटी वाली को क्या लिखा है, साइक्लोप्रोपिल, और बड़ी वाली क्या हो जाएगी, साइक्लोब्यूटेन। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलती, इसलिए कोई भी समस्या हो तो ज़रूर पूछना। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नाम का।